गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पिछले चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में जाना था और डेमोक्रेसी क्या है, उसका वर्ड मीनिंग क्या है। आज हम देखेंगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मतलब इसका आलोचनात्मक परीक्षण। कि आलोचनात्मक परीक्षण में इसके कुछ गुण भी बताए गए हैं, कुछ दोष भी बताए हैं। तो आप इस कड़ी में देखेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के कुछ गुण होते हैं और कुछ उसमें अवगुण भी होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सुंदर शासन व्यवस्था माना जाता है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्यों माना जाता है अच्छा? क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और जनता के प्रतिनिधि जनता की बात रखते हैं और जनता की बात करते हैं। इसलिए इसको सबसे ज्यादा सपोर्टर सिस्टम माना जाता है जनता के लिए, पब्लिक के लिए। इसलिए मेरिट्स की बात करें पहले, तो पहले आता है इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। ये पब्लिक वेलफेयर को इंक्रीज करता है, मतलब सामाजिक सद्भावना को बढ़ाता है और उनकी मदद करने में आगे आता है। फिर आता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एफिशिएंट प्रभावी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसमें जनता की बात को तवज्जो दी जाती है, प्रशासक वर्ग जनता का हित की बात करता है। फिर आता है सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन, और ये पब्लिक एजुकेशन का सोर्स है। यहाँ पर एजुकेशन को भी बड़ा इंपोर्टेंस दिया जाता है और एजुकेशन के मामले में भी जो है आगे माना जाता है, मतलब यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं होती है। सोर्स ऑफ इथिकल एजुकेशन, यहाँ पर इथिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है और प्रभावी रूप से उसको लागू किया जाता है। बार बार शिक्षा नीतियां आती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव करना होता है, कोई इसमें कोई सुधार करना होता है तो ये करते हैं। फिर इसमें बताया गया है एजुकेशन ऑफ द एंड पार्टिज्म। इसमें क्या हुआ कि पार्टिज्म के अंदर एजुकेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। पार्टी जो होती हैं वो एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, उम्मीदवार अच्छे हो तो इफेक्टिव शासन को चला सकते हैं। फिर बताया है एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिवॉर्ड्स, और ये क्या करती है, ये रिवॉर्ड्स को, कोई भी बाहरी आक्रमण होते हैं या विद्रोह होते हैं उनको हमारे को प्रोटेक्ट करती है, हमारी सुरक्षा करती है। इक्वलिटी एंड फ्रीडम, और लोकतंत्र में हमें क्या मिली है, इक्वलिटी मिली है, समानता मिली है, फ्रीडम मिली है, आजादी मिली है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वह स्वतंत्र रूप से और बिना किसी का पक्षपात किए और स्वतंत्र रूप से अपना फैसला देती है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। फिर है हेल्पफुल इन द आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर एंड साइंस, और इसमें क्या होता है कि आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और साइंस को, कला को, साहित्य को और संस्कृति को, विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। फिर है बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल में, संविधान में हमें क्या है, भरोसा है या संविधान में विश्वास किया जाता है, संविधान के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। एक पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम, और एक पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम होती है जिसमें सभी कानून विज्ञ बैठ के या बुद्धिजीवी वर्ग बैठकर कानून का निर्माण करते हैं और इसके साथ साथ ही एक अच्छा गवर्नमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाते हैं। फिर होता है सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड पीस, और कहते हैं विश्व शांति को बढ़ावा देता है। जियो और जीने दो का सिद्धांत पे कार्य करता है, खुद बढ़ो आगे दूसरों को बढ़ने का मौका दो, इस बेस पे काम करता है। तो ये तो कुछ तमाम मेरिट्स हुई डेमोक्रेसी की, कुछ इसके गुण हुए। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके कुछ अवगुण भी हैं। देखने में तो हमें सारे के सारे गुण लग रहे हैं, लेकिन ये कुछ गुण जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किए जाते, इसलिए कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। कंफ्यूजन रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एजम्पशन ऑफ द एन इंडिविजुअल। क्या बताया गया है, वैसे तो देखने में लोगों की सरकार लगती है, जनता की सरकार लगती है, लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, क्या आम आदमी की बात कोई सुनी नहीं जाती है। फिर बताया गवर्नमेंट ऑफ द एन एफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव्स, और गवर्नमेंट क्या होती है यहाँ, अनएफिशिएंट होती है रिप्रेजेंटेटिव के लिए, प्रतिनिधियों के लिए। तीसरा बताया है कंफ्यूजन इन द क्लेम ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। तो इसमें क्या कहा कि एजुकेशन को इंपोर्टेंस की बात कही है, मेरिट्स में बताई गई है, लेकिन ये बात भी कंफ्यूजन पैदा करती है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है बिलो एजुकेशन में हैं और बहुत सारी जो है अनपढ़ता उनमें है। फिर बताया गया है कंफ्यूजन रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी। फ्रीडम और इक्वलिटी की बात तो बड़ी की गई है, लेकिन क्या सबको फ्रीडम है, क्या सबको इक्वलिटी है? एक वो आदमी है जो सुबह से शाम 2 रुपए की जुगाड़ नहीं कर पाता है, एक वो आदमी जो पैसे वाला है, मतलब कुल मिलाकर
लोकतंत्र धीरे धीरे पूंजीवाद को बढ़ावा देता जा रहा है, समाजवाद की बात यहाँ कम की जाती है। फिर कहा इल इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी माना गया है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से जो सरकार बनती है और बिगड़ती है, टूटती है, बिखरती है, तख्ता पलट होता है, ये क्या ठीक है? ये इसके लिए क्या है, इल इफेक्ट देने वाला है। जैसे आज राजस्थान में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस भारी बहुमत में या मेजोरिटी में नहीं थी, तो उसने कुछ अदर पार्टीज को या कुछ अन्य लीडर्स को उन्होंने अपने साथ लेकर अपनी गवर्नमेंट बनाई, और उसी के कुछ नेता हैं वो पार्टी को छोड़कर बाहर निकल गए हैं, तो सरकार गिरने के कगार पे है या सरकार अल्प मेजोरिटी में आ चुकी है। ऐसी स्थिति में ये इफेक्ट डालता है पॉलिटिकल पार्टियों वाला, और ये पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रहित की बात नहीं करके अपनी पार्टी हित की बात करते हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये इसका इफेक्ट है। फिर क्या, इरिस्पॉन्सिबल फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और वह इनरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना काम करती है सरकार लोगों की नीतियों के ऊपर। फिर है वेस्ट ऑफ पब्लिक वेल्थ एंड टाइम, और ये पब्लिक वेल्थ और टाइम, पब्लिक का धन, पैसा और समय बर्बाद करती है। यहाँ बहुत सारे फैसले बहुत लंबे चलते हैं, कईयों की तो मृत्यु हो जाती है, फैसले आते ही नहीं है, तो बहुत सारा पैसा और पब्लिक वेलफेयर का जो है समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। इसके अलावा एंड प्रमोटिंग करप्शन, और क्या करती है, करप्शन को प्रमोट करती है। लोग क्या करते हैं, यहाँ रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं, करप्शन बढ़ता है तो ये करप्शन में पैसा जनता का जाता है, समय उसका बर्बाद होता है, पैसा उसका बर्बाद हो रहा है। डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी, डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी, जो मेजोरिटी में पार्टी होती है या फुल मेजोरिटी होती है, अन्य पार्टी में डिपेंड नहीं होती, तो उसकी डिक्टेटरशिप तानाशाही हो जाती है, वह अपनी मनमर्जी के फैसले लेती है, आम जनता का या अदर ऑब्जेक्शन वाली पार्टियों का ध्यान नहीं रखती है। फिर क्या, डिसइंटरेस्टेड और वोटर्स, क्या कहा कि डिसइंटरेस्टेड होते हैं वोटर्स, उदासीन होते हैं वोटर्स। वो वैसे देखा जाए तो वोटर्स की ताकत बहुत बड़ी मानी गई है डेमोक्रेसी में, कि वोटर्स के बिना या बिना जो है वोटर्स के लोकतंत्र जो जीवित नहीं रह सकता, और इसी के बेस के ऊपर वो जीत के आते हैं और सही प्रतिनिधि चुन के आते हैं। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उदासीन हैं, वोटिंग करने के लिए नहीं जाते हैं, और कोई गलत आदमी पैसे के बल पे या करप्शन के बल पे वो जीत के या अपनी ताकत के बल पे, अपने पावर के बल पे जीत के आ जाता है, और फिर 5 साल हमें उसको झेलना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या, डिसइंटरेस्टेड वोटर्स की बात कही गई है कि वोटर्स इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और वोटिंग करने नहीं जाते, तो काबिल नेता हार जाता है और जो है गलत आदमी लीडर जो चुन के आ जाता है, वो हमें फिर 5 साल के लिए दुखी करता है। फिर क्या कहा, ए वीक सिस्टम इन इमरजेंसी, और इमरजेंसी के लिए बहुत वीक सिस्टम माना गया है। जहां मोनार्ची सिस्टम होता था, वहां राजा का पावर होता था, वो तुरंत क्या करता था, अपना फैसला लेता था, अपना डिसीजन लेता, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होता था उसका। लेकिन डेमोक्रेसी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है वो बहुत ही स्लो है। यहाँ पर एक सदन में बात उठेगी, लोकसभा राज्यसभा में बात उठेगी, फिर उसे बिल आएगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वहां से मोहर लगेगी, उसके बाद वापस आएगा, फिर वो कानून बनेगा, उसके बाद वो इफेक्टिव मोड कहेगा, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तब तक तो दुनिया उलट पुलट हो जाती है। इसलिए वीक सिस्टम माना गया है इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए इसको कमजोर माना गया है, क्योंकि इमरजेंसी में तो तुरंत आपको क्विक डिसीजन लेने जरूरी होते हैं। फिर बात करते हैं, डेमोक्रेसी डज नॉट सपोर्ट वर्ल्ड पीस। अब कहने में तो क्या कहा कि ये वर्ल्ड पीस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन इसमें पूंजीवाद इतनी बुरी बीमारी पैदा कर दी है कि लोग अपनी पार्टी और कुर्सी बचाने के लिए वर्ल्ड पीस की बात को भूल जाते हैं, और पाकिस्तान और चाइना जैसे हमारे ऊपर अटैक करता रहता है या बार बार हमें परेशान करता रहता है, हमारी बाउंड्री पे जो है अटैक करता रहता है, सीज फायर करता रहता है, तो इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ने से इसका प्रभाव कम हो गया है, और वर्ल्ड पीस की बजाय आजकल जैसे आप देखते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, और पोजीशन ऐसी बन रही कि वर्ल्ड वार थर्ड भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी डज नॉट सपोर्ट वर्ल्ड पीस, ये विश्व शांति को सपोर्ट नहीं करता है या उतना प्रभावी रूप से काम नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी में आपने समझ लिया होगा कि आलोचनात्मक रूप से हमारे लोकतंत्र का क्या परीक्षण किया, कि इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, और इसके डीमेरिट्स अर्थात अवगुण क्या हैं। इसको आप एक बार ठीक से पढ़ना, इसके नोट्स पढ़ना, आपको क्लियर फील हो जाएगी इसमें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।